नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया, डेटा संरक्षण से संबंधित नया विधेयक तैयार, इसे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय की बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में पूछताछ जारी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट राजस्थान में अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर। भारत और युगांडा ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श किया। मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून की सामान्य वर्षा की संभावना व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा है कि नया डेटा संरक्षण विधेयक संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये जानकारी आज उच्चतम न्यायालय को दी। एक रिपोर्ट। महान न्यायवादी आर्य वेंकट रमणीय न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को विधेयक के बारे में जानकारी दी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हरिकेश रॉय और सीटी रवि कुमार की पीठ ने इस सूचना का संज्ञान लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए ताकि एक नई पीठ का गठन किया जा सके, क्योंकि न्यायमूर्ति केएम जोसेफ 16 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस मामले को अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम देवा ने न्यायालय से आग्रह किया कि अदालत की सुनवाई को विधायी प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया जटिल है और इसे फिर से कुछ समितियों के पास भेजा जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ कर रहा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नियुक्तियों के लिए लोगों से नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। पिछले महीने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की थी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय इसी मामले में राजद सांसद और लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती से पूछताछ कर चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की सीमा पर अपनी ड्यूटी के अलावा हर स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल अपनी प्रतिबद्धता और अनुशासन के लिए दुनिया में सबसे अच्छा उदाहरण है। श्री सिंह आज नई दिल्ली में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कोविड के दौरान समाज की सेवा करने के पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये पूर्व सैनिक देश में किसी भी आपदा से लड़ने में अपना योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिक राष्ट्रीय संपत्ति हैं और देश को उन पर गर्व है। कि जब हमारा देश कोविड के संकट से गुजर रहा था तो सेनाएं तो देश विदेश में सहायता के लिए जुटी ही थी। राज्य सैनिक बोर्ड से हमारे वेटरन्स भी बड़ी संख्या में दवाइयों, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य प्रकार की राहत सामग्री के साथ देश के कोने कोने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का वो निर्वाह कर रहे थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे इसके बारे में जानकारी दी गई थी। रक्षा मंत्री ने बताया कि कुछ राज्यों ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए नई पहल की है। हालांकि इसमें अभी बहुत कुछ किया जाना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा 34 लाख भूतपूर्व सैनिकों की संख्या में हर साल करीब 60,000 जवानों को जोड़ा जाता है। इसलिए उन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल करना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम सबके लिए यह खुशी की बात है कि हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने हमेशा मिलकर काम किया है और यह विषय उन विषयों में से एक है जिसमें दोनों सरकारें बढ़ चढ़कर अपना योगदान देती रही हैं। हमेशा से ही दोनों ने सैनिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और उनके प्रति अपने कर्तव्य का सुचारू रूप से निर्वहन भी किया है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा किए जा रहे वेलफेयर वर्क्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक जीता जाता यह उदाहरण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे।
पहली रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। रेलगाड़ी की नियमित सेवा गुरुवार को अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉपेज के साथ शुरू होगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी मार्ग की सबसे तेज रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इसी तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी मार्ग पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करीब 71,000 नए भर्ती हुए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन लोगों को भी संबोधित करेंगे। देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के कई विभागों में विभिन्न पदों पर होगी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ आज जयपुर के शहीद स्मारक स्थल पर 1 दिन की भूख हड़ताल की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सचिन पायलट पिछली वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में राज्य में हुए कथित घोटालों की जांच की मांग कर रहे हैं। राज्य में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, श्री पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ जुलाई 2020 में बागी भी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा था। इस घटना के बाद से श्री पायलट पार्टी में अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग कर रहे थे। पिछले सितंबर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदले जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में विधायकों के इस्तीफे सौंपने के बाद यह बैठक नहीं हो सकी थी। कुल मिलाकर 7 महीने बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले श्री पायलट का अनशन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच राज्य पार्टी प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने एक बयान जारी कर श्री पायलट के अनशन को पार्टी हितों के खिलाफ बताया और इसे पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर सचिन को सरकार से कोई परेशानी है तो वो पार्टी मंच पर इसकी चर्चा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सभी हितधारकों में अधिक उत्साह पैदा करने और तालमेल बनाने के लिए आज वाराणसी में 5वीं क्षेत्रीय कार्यशालाएं शुरू हुई। वाराणसी में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के लिए 5वीं क्षेत्रीय बैठक आयोजित की जा रही है। 2 दिवसीय इस कार्यशाला को 2 भागों में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्रों के लिए रोजगार परक कौशल पाठ्यक्रम के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया। युवाओं को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कौशल हासिल करने में सहायता के लिए कार्यक्रम सरकारी कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और उद्योग तथा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी भागीदारों को एक साथ लाया है। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र ने पिछले 8.5 वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगरतला में एक कार्यक्रम में श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में रेलवे परियोजनाओं पर लगभग 78 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायत स्तर पर सूक्ष्म बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाने के लिए 3 महीने तक चलने वाले गहन अभियान की मुख्य विशेषताओं को संवेदनशील बनाने और प्रभावित करने का निर्देश दिया है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अन्य योजनाएं शामिल हैं। ये अभियान इस वर्ष 30 जून तक देश भर के सभी जिलों को शामिल करेगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने उड़ान के दौरान यात्रियों के अशोभनीय व्यवहार पर विमानन कंपनियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। परामर्श में सभी एयरलाइंस के संचालन प्रमुखों को सुझाव दिया गया है कि वे अपने पायलट, केबिन क्रू और पोस्ट होल्डर्स को अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों से उचित रूप से निपटने के लिए जागरूक करें। महानिदेशालय ने कहा कि हाल के दिनों में उड़ान के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें पायलट और केबिन क्रू सदस्य उचित कार्रवाई करने में विफल रहे। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए 7 दिन तक 24 घंटे पक्के तौर पर गुणवत्तापूर्ण और सस्ती बिजली की आपूर्ति जरूरी है।
नई दिल्ली में कल राज्यों की ऊर्जा कंपनियों के साथ समीक्षा, योजना और निगरानी संबंधी 2 दिन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन में निवेश जरूरी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और युगांडा ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल युगांडा के राष्ट्रपति योवारी के मुसेवेनी से रवाकितुरा में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने उन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता ग्रहण करने पर बधाई दी। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति योवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। अपनी युगांडा यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर जिंजा में राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय के एक परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। विदेश मंत्री 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक की यात्रा पर रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027-28 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत की अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन की है और 2047 तक जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा होगा, तब देश की अर्थव्यवस्था 30 से 35 ट्रिलियन की हो जाएगी। श्री गोयल कल पेरिस में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। इस वर्ष देश में मानसून की सामान्य वर्षा होने की संभावना है। नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने मीडिया को दक्षिण पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा के पूर्वानुमान पर जानकारी देते हुए कहा कि जून से सितंबर तक मानसून की वर्षा दीर्घावधि औसत का 96% रहने की संभावना है। This year, we look at it both statistical and dynamical model. From that, what are the probabilities or what are the quantitative forecasts for this year, which will be in June to September. So we come out with the statistics and the result is about 96% of 87 centimeter will be there. Roughly about 83.5 centimeter rainfall will occur during June to September. आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 1 विकेट से हरा दिया। लखनऊ ने 213 रन के लक्ष्य को 20 ओवर में 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मार्कस स्टोइनिस ने 30 गेंद पर 65 रन बनाए, जबकि निकोलस पूरन ने 19 गेंद पर 62 रन की पारी खेली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा फुले प्रतिष्ठित समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति संबंधी भेदभाव और सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए। अपने ट्वीट में श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण में महात्मा फुले के विशाल योगदान को याद किया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 5,676 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान कुल 3,761 लोग स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने कहा कि इस समय देश में लगभग 37,093 रोगियों का उपचार चल रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश में 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया, डेटा संरक्षण से संबंधित नया विधेयक तैयार, इसे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय की बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में पूछताछ जारी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट राजस्थान में अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर। भारत और युगांडा ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श किया। मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून की सामान्य वर्षा की संभावना व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।